बड़ी आंत्र की संरचना। नेक्स्ट टॉपिक है बड़ी आंत्र की संरचना। तो बड़ी आंत्र की जो संरचना है उसकी लंबाई की हम बात करें तो लगभग 1.5 मीटर लंबी होती है। इसमें 3 भाग हैं, सीकम जिसको उंडुक कहते हैं, कॉलन बृहदांत्र और मलाशय जिसे रेक्टम कहते हैं। कई बुकों में रेक्टम के बाद वाले भाग को गुदा कैनाल अलग से नाम दिया है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यहां हम 3 ही मुख्य भाग बता रहे हैं। नोट करने वाली बात है, यहां हम देख सकते हैं चित्र के माध्यम से कि मानव की जो बड़ी आंत्र है वो यहां से शुरू होती है, सीकम। ये जो पाउच लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये छोटी आंत्र का लास्ट वाला भाग जिसे हम इलियम कहते हैं, यहां आकर जुड़ता है और इस जगह इलियोसिकल वाल होता है। कौन सा वाल होता है? इलियोसिकल वाल। ये देखिए इधर हमने यहां लिखा है, इलियोसिकल वाल से गुदा तक होती है। बड़ी आंत्र की जो लंबाई है 1.5 मीटर इलियोसिकल वाल से लेकर गुदा तक होती है। तो यहां से स्टार्ट होकर और ये गुदा तक जाती है। इलियोसिकल वाल को त्रिआंत्र कपाट भी कहते हैं, क्योंकि यह 3 आंतों के मिलने के स्थान पर पाया जाता है। ये छोटी आंत्र का हिस्सा जिसे इलियम कह रहे हैं, ये बड़ी आंत्र का पहला भाग सीकम, और यहां हम देख रहे हैं कृमि रूपी परिशेषिका जो कि एक अंडनाल होती है। इन तीनों आंत्र के जंक्शन पर ये इलियोसिकल वाल यहां उपस्थित होता है। ये वाल इलियम से भोजन को सीकम में जाने देता है, जबकि वापस सीकम से इलियम में नहीं जाने देता। सीकम की हम बात करें तो ये शाकाहारी प्राणियों में सुविकसित होती है। शाकाहारी जो हर्बीवोरस प्राणी होते हैं, जैसे रैबिट, रैट, इनमें चूंकि सेलुलोज का पाचन होता है सीकम में, यहाँ सेलुलोज डाइजेस्टिंग एंजाइम होते हैं, इसलिए ये इनमें सुविकसित होती है। जबकि मानव में सीकम अल्प विकसित होती है। सीकम के दूरस्थ सिरे पर अंडनाल होती है। यहां हम देखते हैं ये सीकम है। सीकम के जो दूरस्थ सिरा है उस पर अंडनाल होती है, जिसे कृमि रूपी परिशेषिका कहते हैं, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। और ये मानव में अवशेषी आंत्र का अवशेषी भाग होता है। कई बार स्टूडेंट कृमि रूपी परिशेषिका में इन्फेक्शन हो जाता है, जिसके कारण बहुत ज्यादा पेन होता है। तो ऐसे संक्रमण के समय इसे हम अपेंडिसाइटिस कहते हैं। सामान्य भाषा में हम इसे कहते हैं अपेंडिक्स होना, अर्थात आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं इसको अपेंडिक्स हो गया है। तो दरअसल में ये अपेंडिसाइटिस अपेंडिक्स में होने वाला संक्रमण होता है। तो ऐसे में सर्जरी द्वारा आंत्र के इस हिस्से को यहां से अलग कर दिया जाता है, क्योंकि इसका हमारे शरीर में कोई उपयोग नहीं होता है। इसलिए
इसको हटाने के बाद भी आंत्र की पाचन क्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट भाग है कोलन, जिसे बृहद आंत्र कहते हैं। बृहद आंत्र यानी बड़ी आंत्र हम कह सकते हैं। ये बड़ा भाग होता है, अत्यधिक चौड़ाई भी है और लंबाई भी हम देखें तो लगभग 5 फीट लंबी होती है। और यहां से हम देखते हैं ये सीकम के बाद ये पूरा ये कॉलन है, कॉलन, और ये कॉलन को 3 अलग अलग भुजाओं में विभक्त किया है। ये आरोही भुजा जिसे हम असेंडिंग भुजा कहते हैं, ये अनुप्रस्थ भुजा, ट्रांसफर भुजा, ये अवरोही भुजा। इस प्रकार 3 अलग अलग भुजाएं होती हैं और यहां आकर ये मलाशय में जुड़ती है। इसकी अनुलंब पेशियों में यहां अनुलंब पेशियां पाई जाती हैं और इसमें उभारनुमा ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, जिन्हें टिन्नी कोलाई कहते हैं। ये देखिए, ये टिन्नी कोलाई कहलाती है और ये टिन्नी कोलाई जल अवशोषण का कार्य करती हैं। क्योंकि हम जानते हैं बड़ी आंत्र में किसी भी प्रकार के एंजाइम नहीं होते हैं। यहाँ पाचन का कार्य न होकर जल अवशोषण का कार्य होता है। तो भोजन में बची हुए पाचन के बाद अतिरिक्त जल का अवशोषण बड़ी आंत्र में ही किया जाता है। नेक्स्ट भाग आता है मलाशय, जिसे रेक्टम कहते हैं। रेक्टम सबसे अंतिम भाग होता है और यहां से ये गुदा नाल, जिसे एनल कैनाल कहते हैं, उसके द्वारा गुदा छिद्र द्वारा शरीर से बाहर खुलता है और यहाँ गुदा छिद्र पर अवरोधनी पेशियां, स्पाइनेचर मसल्स पाई जाती हैं, जो समय समय पर मल त्यागने की क्रिया का नियंत्रण करती हैं और पचित भोजन को शरीर से बाहर त्यागने की क्रिया को हम बहिक्षेपण या इजेशन कहते हैं। तो इस प्रकार ये बड़ी आंत्र की स्ट्रक्चर उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट टाइम हम पाचक ग्रंथियों के बारे में पढ़ेंगे।